वेलकम बैक दोस्तों। मैं दिग्विजय प्रताप झा और मेरे साथ जो बैठे हैं उनका नाम है रणधीर झा। मेरे ख्याल से मधुबनी ज़िला में जो 10 विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें पहली बार ऐसा देखा जा रहा है 2020 में कि युवा पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। एक समय ऐसा था कि इनके जैसे उम्र के लड़कों को या मेरे जैसे उम्र के लड़कों को यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं वो बोलने नहीं देते थे, कहते थे तुम कुछ नहीं जानते हो, तुम राजनीति नहीं समझोगे। लेकिन अब वक्त बदल गया है और ऐसे में इनके जैसे कुछ ऐसे नेता आ रहे हैं और मेरे ख्याल से ये सबसे कम उम्र के हैं। तो सर, क्या आप सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए हमारे व्यूवर्स को। नमस्कार। तमाम मधुबनी टीवी देखने वाले आप जो भी व्यूअर है सभी को मेरा प्रणाम। आपने जैसे बताया रणधीर नाम है मेरा और मैं बेनीपट्टी विधानसभा 32 से दावेदारी कर रहा हूँ इस बार विधानसभा के लिए। और ये मैं कैसे आकलन कर सकता हूँ कि मैं सबसे कम उम्र का हूँ कि सबसे बड़ा ज़्यादा उम्र का हूँ। हाँ, इतना है कि एक इच्छा है कि विधानसभा में आए और एक विजन के साथ आए। मेरा स्पष्ट एजेंडा है, मेरा एक विजन है कि मैं अगर विधानसभा में आता हूँ तो मैं पुरानी राजनीतिक ढर्राओं पे जो अभी तक जिस पे राजनीति हुआ है कि जैसे अभी अगर हम एक मंदिर पे बैठे हुए हैं तो हम यहाँ पे बोल के चले जाए कि भाई यहाँ का बाउंड्री वॉल हम करवा देंगे, हम यहाँ पे एक और भवन निर्माण करवा देंगे, एक मंदिर बगल में और बनवा देंगे। लेकिन क्या उससे यहाँ के युवाओं को कोई फ़ायदा होना है? क्या उससे ये देखा जाएगा कि रोज़गार सृजन होगा उस चीज़ से? ये देखा जाएगा कि हमारे जो छोटे भाई हैं बहन हैं कि उनकी शिक्षा के ऊपर प्रभाव पड़ेगा? तो आपने शिक्षा की बात की है तो मैं पहले जानना चाहता हूँ, मैं इस बार जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में जो भी 10, तो सर सबसे पहले क्वालिफिकेशन बताइए और राजनीति में क्यों आगे? पढ़ाई लिखाई करके आप कुछ और भी कर सकते थे, तो राजनीति करना ज़रूरी है क्या? राजनीति में आने का मेरा एक ही है कि मैं सबसे पहले तो अपनी शिक्षा के बारे में बता दूं। मैं संस्कृत से ग्रेजुएशन हूं। अच्छा। मैंने संस्कृत से ग्रेजुएशन किया है। मैं योग का भी योगा से भी मैंने वहाँ पे शिक्षा दीक्षा ली है। मैं फोटोग्राफी आदि भी कर चुका हूँ। एनजीओ वगैरह में कार्य करता था जब मैं दिल्ली में था तब, और पिछले 4.5 साल से क्षेत्र में हूँ। और मेरा यही एजेंडा था कि मैं अपने गांव में जाऊंगा और मैं वहाँ के लोगों के लिए वहाँ पे एजेंडा पे यहाँ के मुद्दे पे मैं कार्य करूंगा। यहाँ पे मैंने देखा कि आप जहाँ पे देखिएगा आपको मुद्दा ही नज़र आएगा, मुद्दा ही और जन समस्या ही आपको नज़र आएगी यहाँ पे। इसी वजह से राजनीति में आ गए हम, इसी वजह से राजनीति में आए हैं। और राजनीति में हम एक अलग तथ्य के साथ राजनीति में आए हैं। हम जो आपको अभी मंदिर मस्जिद वाला जो मैं बात बता रहा था, तो मैंने आप स्पष्टता के साथ ये बात रखी है अपने लोगों के पास जहाँ पे मैं जनसंपर्क में जाता हूँ। करीब करीब मैं 26 पंचायत में आचार संहिता से पहले मैंने सभा किया, 37 पंचायत में से 72-73 गाँवों में अभी तक मैं घूम चुका हूँ। अभी भी मैं डुमरा से ही आ रहा था, मैंने आपको बताया भी था कि मैं डुमरा से आ रहा हूँ। अभी सरिसव गांव है बेनीपट्टी विधानसभा के, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ आपके इस इंटरव्यू के उपरांत। तो मैं गांव-गांव विजिट कर रहा हूँ, गांव-गांव तक लोगों के पास जा रहा हूँ। और लोग मुझे इसलिए पसंद भी कर रहे हैं कि मैं पुराने राजनीतिक ढर्रा से अलग हो करके, अलग हट करके एक स्पेसिफिक एजेंडे पे काम कर रहा हूँ कि भाई हमारा 2 जनरेशन खराब हो चुका है। उद्योग धंधा नहीं होने की वजह से मेरे दादाजी के टाइम से पलायन शुरू हुआ, 10% 12% लोग उस टाइम पलायन किए। उसके बाद मेरे पिताजी का टाइम आया तो 50 से 60% लोग पलायन किए। अब स्थिति ये हो गई है कि अच्छी शिक्षा चाहिए तो आपको पलायन करना है, अच्छा रोजगार चाहिए तो आपको पलायन करना है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा चाहिए तो आपको पलायन करना है। और इन्हीं तीनों मुद्दों पे मैं अपने विधानसभा में काम करूंगा। मैं मंदिर मस्जिद की 4 दीवारी नहीं करवाऊंगा, मैं सामुदायिक भवन नहीं बनवाऊंगा, मैं जो छोटी सड़कें होती हैं ऐच्छिक कोष योजना से जो 500-700 मीटर अपने कार्यकर्ताओं को बेनिफिट पहुंचाने के लिए बनाया जाता है, वो काम मुखिया कर सकता है, वार्ड क्रियान्वयन समिति कर सकता है। लेकिन वो कार्य जो है विधायक क्यों करते हैं, मंत्री क्यों करते हैं? मंत्री और विधायक इस वजह से करते हैं वो काम कि वहाँ के जो उनके कार्यकर्ता हैं उसमें से वो दलाली कमा सके, अच्छा कमा सके, जो हमको चुनाव के वक्त में वोट कन्वर्ट कर सके या पैसा खर्च कर सके। हमें ये चीज़ नहीं करना है। हमें, हमारा स्पष्ट विजन है कि हम ई लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। हम कार्य करेंगे कि यहाँ पे कम से कम प्रत्येक गांव में 10 युवाओं का रोजगार सृजन हो। हम काम करेंगे कि हमारे यहाँ बहुत सारा आम उपजता है। 1 मिनट के लिए हम बात करें, हमारे यहाँ बहुत आम उपजता है। एक सामान्य से सामान्य परिवार के लोगों के पास भी 2, 4, 10 आम का पेड़ होता है। आते हैं बाहर के व्यापारी, आते हैं कलकत्ता लेकर के चले जाते हैं उस आम को।
और वहाँ पे जा कर के वहाँ पे जो फैक्ट्रियाँ हैं आम के जूस निकालने का, चाहे स्लाइस या माजा या अन्य फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ पे जा कर के वहाँ पे रोजगार सृजन होता है उन लोगों के बीच में। तो हम यहाँ पे वो फैक्ट्री लगवाएं, लागत तो ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ रोजगार सृजन होगा उस मुद्दे पे। आप अभी धगजरी में हैं, ठीक है, यहाँ पे खादी भंडार है बगल में, और खादी भंडार को पूर्णतया खराब कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। आपको एक चीज़ पता है कि पूरे देश का खादी भंडार का हेडक्वार्टर कहाँ हुआ करता था? कहाँ हुआ करता? कपसिया, बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कार्यकारिणी कार्यालय जो है इसका मुंबई में था, महाराष्ट्र में। कार्यकारिणी कार्यालय चल रहा है, लेकिन जो मुख्य कार्यालय था कपसिया में वो पूर्णतया ध्वस्त और खंडहर हो चुका है। 22 बीघा टोटल जमीन है। तो समझने वाली बात है कि हमें कहीं ना कहीं हमें दूर किया जा रहा है कि यहाँ लेबर जोन बनाना है। हम ये नहीं कह रहे कि बहुत बड़ा आकर के हम पलटन कर देंगे, बहुत ये कर देंगे, बहुत वो कर देंगे, नहीं। जो हमारे पास रिसोर्स है, हमारे पास ज़मीन है, जो कार्य हम कर सकते हैं, हम युवाओं को लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, मध्यम उद्योग में ला सकते हैं। हम उसके लिए जहाँ तक विधानसभा विधायक होने के नाते अनुशंसा कर सके, हम मदद करवा सकते हैं उस चीज़ के लिए। हम सोसाइटी बना सकते हैं युवाओं का जो इस पे बेहतर कार्य करे। तो हमारा एजेंडा रहेगा कि यहाँ पे मुख्य रोजगार सृजन। और आपको एक चीज़ और बताएं, हमारे गांव के आसपास में हाट बाजार लगता है, आप देखते होंगे, जिनके पास हम लोग सादा कहते हैं, सादा रहता है कि लोग जो व्यापारी होते हैं वो सब्जी लेके आते हैं, वो मछली लेके आते हैं, हम लोग पैसा लेके जाते हैं, वहाँ पे पैसा देते हैं और सामान खरीद के लेके आते हैं। हम इसी तरीके का कॉन्सेप्ट एक डेवलप करेंगे मार्केट, जो बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के मार्केट इलाका है वहाँ पे, कि हम एक ऐसा हाट लगाएंगे जिस हाट में मिथिला पेंटिंग बिके, जिस हाट में सूप पनपथिया सब जो बना चीज़ होता है वो बिके, जहाँ पे हमारे कुम्हार भाई जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उस पर हम पेंटिंग करवा के सेल करें। क्यों अन्य क्षेत्र के आदिवासी का सामान, कोठी बंगला, बड़े बड़े लुटियंस जोन्स वगैरह में जाइएगा आप तो वहाँ पे देखिएगा कि आदिवासियों का बना हुआ हाथ का चीज़ वहाँ पे लोग बड़े शौक से अपने कोठी बंगला में सजाते हैं। हमारे यहाँ की चीज़ों को लोग क्यों नहीं सजाएंगे? क्योंकि मार्केटिंग नहीं जी। अब मैं आपको रोकना चाहूँगा, जैसा कि इन्होंने सही कहा है, मिथिला में जैसे फिशरिंग हो, मछली उत्पादन अगर चाहे तो बढ़ावा दिया जा सकता है। दूसरा, इन्होंने जैसे कहा कि यहाँ का जो मखाना इंडस्ट्री है, अगर इस चीज़ को कोई पॉलिटिशियन यहाँ के बढ़ाएंगे वो भी हो सकता है। तीसरा, जैसा इन्होंने कहा, मिथिला का जो आर्ट एंड क्राफ्ट है, जैसे जिसमें कि पनपथिया, ये सूप वगैरह, ये सब जो हम लोग बनाते हैं, ये भी अगर चाहें तो हम लोग और आगे इसमें कर सकते हैं। चौथा था जैसे जूट मिल वगैरह था। और पांचवा हम ले सकते हैं कि यहाँ पे जैसे इन्होंने हाट, ये जो बोला है इन्होंने कि मिथिला हाट करके या जो भी ऐसा है कुछ मार्केट डेवलप करेंगे। इन पांचों मुद्दों को अगर जोड़ दीजिए आप, तो यहाँ पे इतना रोजगार सृजन हो जाएगा कि मुझे नहीं लगता है कि हम, अब यहाँ पे एजेंसीज है ही हीरो का, अगर यहाँ पे देखिए तो मॉल्स हो ही गए हैं, बस हैं, यातायात का सुविधा है, रोड है, सब कुछ है, तो फिर यहाँ से लोग बाहर क्यों जाते हैं? एजुकेशन भी है ही यहाँ पे। तो इन पांचों रोजगार को जो मैंने बताया है उस पर थोड़ा विस्तार से बताइए, क्या उसमें क्या भविष्य दिखता है आपको? आप देखिए, अब मैं मछली से स्टार्ट कीजिए। मछली से अगर हम बात करें, यहाँ पे फिशरीज वगैरह का जो कुछ भी काम होता है, जैसा कभी इस जगह की पहचान होती थी कि मतलब हर गांव में हर कदम पे कह रहे हैं, पग पग पोखर माछ मखान, मैथिली में एक कहावत चलती है। और हमारे यहाँ बेहतर क्वालिटी की मछली के उत्पादन किसी समय में होता था। अभी मिथिला इतना, या हमारा क्षेत्र इतना मछली उत्पादन नहीं कर पाता है जिससे हमें आंध्रा से मछली उत्पादन करवा करके आना। छोटे छोटे गड्ढे में वो लोग मछली का इतना बड़ा उत्पादन करते हैं, हमारे यहाँ तालाब का तालाब पड़ा हुआ है। एक सिस्टमेटिक वे नहीं है यहाँ पे, कार्य करने की प्रणाली नहीं डेवलप हो पाया है, जिस कारण से हम मछली में पीछे हैं। दूसरा था आपका मखाना का। मखाना इंडस्ट्रीज जो है, मखाना इंडस्ट्रीज का मतलब ये नहीं हुआ कि हम मखाना उत्पादन कर लिए और हम कहीं पे भेज दिए। मखाने का जो दूसरे जगह पे प्रयोग होता है, आपको पता होगा कि मखाना में जिंक और आयरन भारी मात्रा में पाया जाता है। वो स्किन के लिए बहुत बेहतर होता है, डाइजेशन में बहुत काम करता है, और कोलेस्ट्रॉल वगैरह वाले के लिए भी जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो मखाना पे अगर हम काम करें तो हमारे बच्चे आलू का चिप्स खाते हैं, कुरकुरा वगैरह टाइप का कुछ खाते हैं जो नुकसानदायक है, तो वहाँ पे हम मखाने को चिप्स के तौर पे यहाँ पे उत्पादन, पैकेजिंग, अन्य चीज़ कर सकते हैं। उसमें भी रोजगार हमारा बेहतर तरीके से हो सकता है सृजन। हम उसे अलग अलग फ्लेवर में लेके आएँ, हम चाट मसाला फ्लेवर लेके आएँ, पुदीना फ्लेवर लेके आएँ, तो उसमें अगर हम लेकर के आते हैं तो उससे हमारा
यहाँ पे क्षेत्र में जो है हम एक रोजगार सृजन कर सकते हैं। जहाँ तक हैंड और क्राफ्ट की बात आप कर रहे थे, तो मैं पिछले साल बेनीपट्टी के आसपास की 35 लड़कियों का मैंने शिल्प कार्ड बनवाया जो हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट से होता है। तो लेकिन अब मैं उनको रोजगार मुहैया नहीं करवा सका। कार्ड तो मैंने बना दिया, वो रजिस्टर्ड कलाकार हो गए, लेकिन मैं उनको रोजगार मुहैया नहीं करवा पाया। लेकिन ये जो हाट वगैरह वाला जो प्रोसीजर मैंने आपको कहा है, इसके बाद उनके पास रोजगार हो जाएगा। हमारे यहाँ के युवा पूरे दिन मोबाइल में लगते हैं, 4 घंटा या 5 घंटा फेसबुक आदि देखते हैं, तो उसके जगह पे वो 2 घंटा अगर ऑनलाइन मार्केटिंग करें कुछ परसेंटेज पे, जब हमारा हाट सृजन हो जाएगा तो हम बेहतर तरीके से कार्य कर सकते हैं, जैसे कि अन्य अन्य क्षेत्रों के युवा करते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि आप हैंडीक्राफ्ट में ये क्यों भूल रहे हैं कि हमारे यहाँ का जो सिक्की मोनी है, सिक्की मोनी हम कहीं पे भी किसी भी क्षेत्र के किसी भी अन्य हैंडीक्राफ्ट पे जो है मतलब कि बेहतर तरीके से जो है हम आधिपत्य जमा सकते हैं। हमारे यहाँ पटिया बनता है, पटिया बनता है किसका? केसौर के उसका। हम गए थे मधेपुर पंचायत में, यहाँ बेनीपट्टी विधानसभा का मधेपुर पंचायत में बेलाई वगैरह होकर के वहाँ पे हम गए। हम उन लोगों से बात किए जो कितने का बिकता है, तो बोलते हैं 200-250 रुपये का बिकता है। अगर हम डेवलप मार्केट अगर करके दे और उसी पे अगर हम कुछ अच्छा अलग टाइप का कॉन्सेप्ट ले करके आए तो 1000 रुपये तक का बिकेगा। बेनिफिट किसको होगा? हमारे यहाँ के लोगों को होगा, रोजगार सृजन होगा। हम इन्वेस्टर को बुला सकते हैं बाहर से इस हाट के माध्यम से कि आप आइए यहाँ से खरीदिए। नहीं खरीद पा रहे हैं आप, कोई बात नहीं, आप मार्केटिंग कीजिए, इसको ब्रांडिंग कीजिए वेबसाइट के थ्रू हो, जैसे भी हो। एक विधायक को क्या होना चाहिए? एक विधायक को करना क्या चाहिए? विधायक का काम ये नहीं होता 500-700 मीटर सड़क डालना, मंदिर मस्जिद घेराबंदी करना, चबूतरा बनाना ताश खेलने के लिए, सामुदायिक भवन बनाना अपने कार्यकर्ता के फायदा के लिए। विधायक का कार्य होता है रोजगार सृजन करना, रोजगार के एजेंडे पे काम करना, अच्छी शिक्षा सुविधा पे कार्य करना। ये विधायक का काम होता है, जो कार्य हम करना चाहेंगे। रणधीर जी, मैं आपसे अगला जो सवाल करना चाहता हूँ वो शिक्षा के क्षेत्र में आपको क्या लगता है कि बेनीपट्टी विधानसभा अगर शिक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो ठीक ठाक है, या मतलब या उसमें क्या सुधार हो सकता है शैक्षणिक दृष्टिकोण? शिक्षा का अगर हम आपको कहें कि शिक्षा तो पूरा बिहार का चरमराया हुआ है। एक तो जिस स्कूल में जितने शिक्षकों की आवश्यकता उतने शिक्षक है नहीं। जो भी शिक्षक हैं उनका कार्य क्या है? एक शिक्षक एमडीएम देखेगा, भाई बच्चा का खाना बना के नहीं वो देखेगा। एक शिक्षक कार्यालय दौड़ेगा, बीआरसी बीईओ के ऑफिस, डीईओ के ऑफिस, एक उसी में लग जाएगा। एक शिक्षकों को बीएलओ बना दिया गया है, वोटर आईडी बनवा रहे हैं। शिक्षक को अगर जनगणना करनी है तो शिक्षक करेंगे। पशु गिनती भी जो है ना वो शिक्षक ही करेंगे कि बकरी कितना है, तो क्या किया? सुनिए ना, वही पे तो आ रहे हैं। तो मतलब शिक्षक शिक्षा देने के अलावा बाकी सब कुछ करेगा। ये पूरे बिहार की स्थिति हो गई है, ठीक है। अब आते हैं हम आपको मुख्य एजेंडा पे कि हमारी रहेगी कि भाई जिस पंचायत में उच्च विद्यालय नहीं है हम वहाँ पे उच्च विद्यालय करें। हम ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री कॉलेज होने पे जो है चर्चा करें। शिक्षकों की आपूर्ति कैसे हो उस चीज़ को लेकर के हम बात करें, हमारा एजेंडा में रहे वो चीज़। और जो सबसे बड़ी बात है कि हमारा बच्चा अगर स्कूल में जा कर के मान लीजिए नहीं सीखता है तो हमारे गार्जियन को भी वहाँ पे जा कर के बात करनी चाहिए, पहली बात है। और हम उस चीज़ को लेकर के बात करेंगे, उसके लिए कुछ रूल और रेगुलेशन एज ए विधानसभा के दृष्टिकोण से हम कुछ अलग बेहतर तरीके से बनाएंगे। उसके बाद आता है कि हमारा जो ई लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा शिक्षा और शैक्षणिक स्थिति पे है। हम ई लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट ही इसी वजह से चालू करवाना चाहते हैं कि हम ऐच्छिक कोष योजना से सिर्फ और सिर्फ हम 10 पंचायत में बनाएंगे। पिछले बार मतलब 1 साल में हम 10 ही पंचायत में कार्य करेंगे। हमारा ई लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट है। आप अभी कहाँ बैठे हुए हैं पता है आपको? कालीदास का डी है ये। अच्छा, मतलब यहाँ पे कालीदास का डी है। हम कहते हैं कालीदास के जन्मस्थली से हैं हम। अच्छा। लेकिन कालीदास की कितनी पुस्तकों को कितने लोग यहाँ के पढ़े होते हैं। लेकिन आप जब शेक्सपियर के यहाँ पे पहुँचिएगा तो वहाँ किसी बच्चे को पूछिएगा कि क्या आपने शेक्सपियर को पढ़ा है, तो वो आपको क्या बोलेंगे। अभी मैं कुछ दिन पहले का सर्वे एक देख रहा था, मार्टिन किंग लूथर के यहाँ पे जो उनका आवास था वहाँ पे एक बहुत बड़ा संग्रहालय और लाइब्रेरी डेवलप किया गया है। यहाँ पे किया गया? नहीं किया गया। विद्यापति के जन्मस्थली पे किया गया? नहीं किया गया। रेसिपी यहाँ से बहुत नज़दीक है, किया गया? नहीं किया गया। तो हम कम से कम हर पंचायत में वो लाइब्रेरी डेवलप करेंगे जहाँ पे कालिदास जी की सारी पुस्तकें हो, अनुवाद किया हुआ।
हम बात करेंगे कि विद्यापति की पदावली आदि को लोग पढ़े। हम बात करेंगे यहाँ से कुछ ही दूरी पे नागार्जुन बाबा बैद्यनाथ मिश्र यात्री जी का ननिहाल है और यहीं उनका जन्म हुआ है सतलक्खा में। हम बात करेंगे कि उनकी सारी पुस्तकें यहाँ पे उपलब्ध हो, बलचनमा हो या बाबा बटेश्वर नाथ या फिर जो भी यहाँ के लेखक हैं उनकी भी, और साथ में हिंदी, इंग्लिश, मैथिली, संस्कृत जो हमारे यहाँ के लोग पढ़ते हैं वो भाषाओं की पुस्तकें यहाँ पे उपलब्ध हो। डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर आए, मंथली बेसिस पे कंपटीशन का किताब आए। एक दिहाड़ी मजदूर अपने बच्चे को 10,000 रुपये महीने दे के नहीं पढ़ा सकता। अगर उसका कितना भी बच्चा तेज है वो साइंस पढ़ाने से हिचकिचाएगा। क्यों पता है? फीस, मतलब एडमिशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, 4 गो कोचिंग, 13 गो किताब, 500-700 रुपये के रेट के हिसाब से किताब है। तो हम वहाँ पे लाइब्रेरी में वो चीज़ सुनिश्चित करवाएं। जो दूसरा रूम रहेगा हमारा वो रहेगा फ्री वाईफाई जोन। हम 4-5 कंप्यूटर लगवाएंगे उसमें, और वहाँ पे बच्चे आकर के जो ई बुक होता है उसकी भी पढ़ाई कर सकेंगे। और ग्रामीण लोगों को क्या फ़ायदा होगा कि जिनको पता ही नहीं होता, जो किसान होता है वो बीमा नहीं कर पाया अभी, और हमारे आपके जैसे जो पैंट शर्ट पहन के चौक चौराहे पे घूमते हैं ना, उनका बीमा हो गया, धान का पैसा मिलेगा उनको। जो कुछ नहीं करते, ना रोपनी जानते हो, ना बिया उखाड़ना जानते हो, ना कितना कट्ठा में कितना जो है खाद देना है पता नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों का बीमा अक्सर रहा नहीं हुआ है। तो हम वहाँ पे योजना भी बताएंगे, लोगों को बोलेंगे कि आप वहाँ पे आकर के फ्री ऑफ कॉस्ट करवाइए। आपका अगर बीमा वाला पैसा आता है तो आपके गांव के ही वहाँ पे केयर टेकर रहेंगे, उनको आप जो है 100 रुपये मेहनताना जो दीजिए। दूसरे जगह जो आपको 250 रुपये लगता है वहाँ पे आपको 100 रुपये में होगा। हमारे यहाँ के बच्चे क्या करते हैं तो सरकारी नौकरी में भरते हैं। आवेदन फीस कितना रहता है? 500 रुपया, और ऑनलाइन वाला कितना लेता है? 250 रुपया। वो चीज़ हम कम करवाएंगे कि 80-90 रुपये में उसका प्रिंट आउट निकाल के सब कुछ करके हो जाए। हमारे यहाँ के बच्चे का रिजल्ट आता है, 20 रुपया लगता है रिजल्ट देखने का, और वो साइकिल चला के चौक पे जाएगा, किसी मार्केट वाले गांव में जाएगा। टाइम खराब, पैसा खराब, सब कुछ खराब। वहाँ पे गांव में, अपने गांव में आके लाइब्रेरी में देखे फ्री ऑफ कॉस्ट उनका रिजल्ट देखा जाएगा। हम इस तरीके के कॉन्सेप्ट का इजाद करना चाह रहे शिक्षा में, शैक्षणिक तरीके से। अब वहाँ पे बुजुर्ग आकर के सुबह में न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, अब बच्चा आकर के किताब पढ़ेगा, तो स्वाभाविक है वो अश्लील भाषाओं का प्रयोग वहाँ पे नहीं करेगा, नशा वो वहाँ पे नहीं करेगा। कम से कम ये जो हो रहा है कि ना कॉलेज चल रहा है ना स्कूल चल रहा है, कोचिंग कितना 1 घंटे का टाइम जो वेस्ट होगा, चौक चौराहा जाएगा, गलत संगत में बच्चा पढ़ेगा, वो वहाँ पे तो आकर के कम से कम बैठे। इनकी बातों को पढ़ने के बाद मतलब इन्होंने जो मुझे बताया है, सबसे पहला इनका एम था कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक काम से जो है ये मुक्ति दिलवाएंगे। हर पंचायत में जितने भी 37 पंचायत हैं, ये चाहते हैं वहाँ पे बच्चों को नेट उपलब्ध कराया जाए, सिस्टम भी दिया जाए, प्रोवाइड किया जाए, ताकि वहाँ के जो किसान हैं, वास्तविक किसान हैं, वो लाभ से दूर ना हटें, उनको मिले। ये सब चाहते हैं, और सही बात है। अगर ऐसा कुछ होता है तो कहीं ना कहीं शैक्षणिक दृष्टिकोण से ये क्षेत्र आगे बढ़ेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य पे तो हमने इनका जो राय है, इनका जो ओपिनियन है वो मैंने ले लिया, और रोज़गार पे भी मैंने आपसे लिया है। अब सर मैं आपसे चाहता हूँ कि स्वास्थ्य में बेनीपट्टी का क्या कंडीशन है। एक वीडियो मैंने आपका देखा था जिसमें आप यहाँ का जो है धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, और मतलब बताइए स्वास्थ्य में अभी जो लॉकडाउन हुआ है आपने तो देखा है, और अभी आप मान लीजिए यहाँ पे जो है सो चुनाव आयोग का जो है सख्त कानून लगा हुआ भी है, लेकिन क्या लगता है आपको, जब ये कोरोना वायरस था उस टाइम कुछ था यहाँ पे, ऐसा टाइट माहौल था कुछ, और क्या स्थिति है स्वास्थ्य क्षेत्र में यहाँ की? कोरोना वाला एक वीडियो आप देखे होंगे, काफ़ी लोग उसको देखे भी थे, और संभवतः उसमें केस भी होने जा रहा था मेरे ऊपर। अच्छा। तो खैर उस चीज़ से हम नहीं डरते हैं। आंदोलन के उपज जो लीडर कहता है ना, आंदोलन से निकला हुआ एक लड़का, वो है हम, क्रांतिकारी हैं हम। उस चीज़ से नहीं डरते कि केस हो जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इतनी स्पष्टता है कि जो बोलेंगे एकदम बिल्कुल क्लियर बोलेंगे भाई, मुद्दे पे बात करेंगे। पिछले 7 सालों से बेनीपट्टी पीएचसी में महिला डॉक्टर नहीं है। यहाँ की बहू बेटियों महिलाओं को यहाँ पे एनम प्रसूति करवाती है या पुरुष डॉक्टर करवाते हैं। और 7 सालों से पिछले विधायक कौन रह चुके हैं यहाँ पे आपको पता है, कैबिनेट मंत्री भी है। एक डॉक्टर नहीं ले पाए, खुद को बेनीपट्टी का बेटा कहते हैं। ज़मीन खरीदे हैं एक जगह पे बहटा में, खेत वाला,
तो 15,000 रुपये कट्ठा ज़मीन जो था उसको 40,000 दाम बढ़वा दिए वहाँ के गरीब लोग जो हैं उनको। चलिए ठीक है, जो भी है। तो एक महिला डॉक्टर नहीं है, यहाँ से महिला विधायिका हैं, उनको करना चाहिए था, वो नहीं कर पाई। तो वहाँ आप जब जाइएगा पीएचसी में तो देखिएगा ढंग का आपको बेड नहीं मिलेगा, कोई भी तकनीकी सुविधा उपलब्ध नहीं है। पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र बना हुआ है, एएनएम की बहाली है। आप मुझे लग रहा है कि विधानसभा का कवरिंग करने के लिए आए हैं, आप गांव-गांव तक घूमेंगे। आपको किसी भी पंचायत में अगर एएनएम बैठी हुई दिखाई दे तो आप हमें रिपोर्ट एक बार ज़रूर जो है। प्राथमिक उपचार केंद्र बंद ही रहते हैं, सब जगह बंद ही है, प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र सभी जगह का बंद है। और हमारी एजेंडा रहेगी कि हम अगर विधानसभा में आते हैं तो ना एमबीबीएस डॉक्टर अगर ना हो पाता है तो कम से कम एक आयुष विभाग का डॉक्टर, एक एएनएम, 2 आशा कार्यकर्ता कम से कम वहाँ आकर के बैठे 10 बजे से 6 बजे तक, कि वो आकर के अपना वहाँ पे जो है इलाज कर सके लोगों का। जो सामान्य परिवार के लोग जो मतलब कि छोटी छोटी मतलब बुखार लग गया, सर्दी हो गया, इसमें जा कर के जो प्राइवेट डॉक्टरों को पैसा दे करके आते हैं वो चीज़ उनका बचे, खर्चा कम हो। तो हमारा कॉन्सेप्ट ही एक तरह से ये भी है कि यहाँ के किसान और दिहाड़ी मजदूर आदि का जो है खर्चा कम हो। जैसे ही उनका खर्चा कम होगा तो उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, वो एक स्टैंडर्ड में आएंगे और हमारा फुल फ्लेज में फोकस रहेगा। वो लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट भी वही है कि एक साइंस का बच्चा, अगर हम जो कह रहे थे आपको कि अगर किताब मुहैया हो जाएगा तो उसके गार्जियन का खर्चा बचेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता है कि नहीं, ऑडी मर्सिडीज से विद्यार्थी उतरते हैं, लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करते हैं, वो कहाँ किताब खरीदते हैं। तो हमारे यहाँ भले ही साइकिल से आए, पैदल आए युवा, और वो आए और लाइब्रेरी में घुसे, उसको सारी चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध हो। तो हमें है कि हम जनता का यहाँ कम से कम खर्चा करवाएं। अगला सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मेरा एक डायलॉग है फेमस कि पंचायत के वार्ड से लेके पटना कार्यालय तक बिना पैसों का काम नहीं होता है। तो करप्शन क्या लग रहा है यहाँ पे भी बहुत है, जैसे प्रखंड ले लीजिए, वहाँ पे 100 रुपये में आवासीय बनना, पंचायतों में मतलब पैसे लेना, ये सब यहाँ पे भी है, उस पर कुछ बताइए। ये तो प्राय आपने कहा कि भाई वार्ड से लेकर के पटना सचिवालय तक में आपको देखने को मिलेगा। इसमें एक प्लानिंग के तहत जो है हम लोग कार्य करेंगे। उसमें होगा क्या कि हम जैसे हमारे बेनीपट्टी विधानसभा में 2 ब्लॉक पड़ता है, बेनीपट्टी और कलवाही। वहाँ पे हम जनता के बीच, जनता के लिए एक जो है वहाँ पे मे आई हेल्प यू करके सेंटर चलाएंगे वहाँ पे, कि जो उनको वहाँ पे किसी तरीके का करप्शन का सामना ना करना पड़े और बिलोचियों और दलालों से उनको छुटकारा मिले जनता को। इस चीज़ पे हमारा काम पहले भी चल रहा था, आगे हम और मजबूती के संग करेंगे। इस पे पहले भी हम कार्य कर रहे थे। दूसरी बात है कि यहाँ जो सबसे बड़ा करप्शन जो इस क्षेत्र का रहा है, करप्शन जो हुआ है पीएचईडी विभाग से, जल नल योजना वाला, जिसमें हम कहीं ना कहीं वार्ड और इन सब चीज़ों की बात करते हैं। तो स्पष्ट है कि इस डिपार्टमेंट के ही मंत्री हमारे यहाँ से विधानसभा में आ रहे हैं। हाँ, तो हमारा रहेगा कि हम ऐसे मुद्दों को ऐसे उस दिन पहले बेनीपट्टी के ही किसी पंचायत की जनता ने उनको कुछ किया भी था। नहीं, ये ठीक है, जनता अगर जागृत हो रही है, उनसे सवाल अगर पूछ रही है तो ये गलत नहीं है, ये सही बात है। और मैं तो कहता हूँ कि मैं भी अगर आपके बीच में आता हूँ तो स्पष्टता के साथ, मजबूती के साथ हम उससे सवाल पूछे। जहाँ आपको लगता है गलत हूँ मैं, वहाँ पे जोरदार मेरा भी प्रतिकार हो। और मैं तो कहता हूँ कि जब मैं जनसंपर्क भी करता हूँ तो जहाँ पे जो पहुँचता हूँ तो वहाँ पे कहता हूँ कि अगले बार मैं पता नहीं जीतूँ या हारूँ, मुझे नहीं पता। वैसे मैं जीतने के लिए लड़ रहा हूँ, मजबूती के संग लड़ रहा हूँ, लेकिन जीतूँगा हारूँगा मुझे नहीं पता। लेकिन अगर मैं आपके पास अगले 5 वर्ष के बाद फिर से आता हूँ और 5 वर्ष में दिखाई नहीं दूंगा चुनाव के बाद, तो अगले बार जब मैं वोट मांगने आऊँगा तो इसी कुर्सी पे या इसी बेंच पे आप मुझे बैठा करके प्रेम पूर्वक एक बार बांध दीजिएगा ढंग से, और उसके बाद सवाल जवाब कीजिएगा। हार जीत की अगर ये बात कर रहे हैं तो आपको मैं बता दूं सर कि हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो भी पहले 2 चुनाव हार चुके हैं। और बहुत ऐसे नेता हैं जो शुरुआत हार से ही करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका एंड हो गया पॉलिटिकल। जो लोग पहला चुनाव हारने के बाद क्विट कर जाते हैं तो वो सही में राजनेता नहीं होते हैं। एक राजनेता कभी हारता नहीं है, वो पॉजिटिव रहता है। और अगर यहाँ के पीएचडी मंत्री भी जो हैं तो वो भी चुनाव हारने के बाद बने हैं, तो हॉपलेस गाय होते हैं। नहीं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, यहाँ के जनता को भी मैंने कहा है कि विगत 5 वर्षों से मैं आपके बीच हूँ एज ए सामाजिक कार्यकर्ता।
और ईश्वर करे कि मैं अगले 50-80 वर्ष तक जीऊँ। मेरा उम्र जब 80 हो तो अब तक मैं जीऊँ, ईश्वर करे। और अगले 50 वर्ष तक मैं आपके बीच में दिखना चाहता हूँ एज ए सामाजिक कार्यकर्ता। विधायक नेता बाद में, सामाजिक कार्यकर्ता पिछले 5 सालों से हूँ, अगले 50 साल तक मैं सामाजिक कार्यकर्ता। जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं, मतलब ऐसे ही बात करेंगे? हाँ, हम जनता से भी ऐसे ही बात करते हैं। ऐसा नहीं हो कार से, मतलब खिड़की से बात करना? नहीं, हम अभी कुछ इंटरव्यू देख रहे थे कि नेताजी लोग उतर रहे हैं, तो उनका इंटरव्यू वो इतना दिखा रहा है कि एकदम गाड़ी आ गई, काफिला आ गया, गेट खोल करके मतलब निकल उकल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, हम तो अभी जैसे आप सरसों चलिएगा तो देखिएगा कि अभी हमारा प्लान है कि हम करीब 15 दलान पे जाएंगे। 15 दलान पे, 10 से 15 दलान पे हम लोग जाएंगे। डोर कैंपेन? हाँ, 15 दलानों पे जाएंगे। अभी लोगों से मिलेंगे वहाँ पे, उनको नहीं बुलाएंगे अपने यहाँ कि हम यहाँ पे आइए। तो हम 15 दलानों पे जाएंगे वहाँ पे, और सभी लोगों के पास जाएंगे और उनको सिर्फ इतना ही कहेंगे कि, और वैसे ही पैदल जाएंगे या मोटरसाइकिल से जाएंगे। हम वो वाला सिस्टम नहीं है हमारा। और खर्चा कौन करता है? जो जनता को लूटा होता है। या फिर कोई अगर उसको स्पॉन्सर करता है जो 25 लाख 50 लाख करोड़ रुपया खर्चा करेगा, ये टिकट खरीद के आता है क्षेत्र में, तो वो तो पहले लूटेगा, घर भरेगा, तब न जा करके। अगर आपके जेब में 500 रुपया पहुंच रहा है तो स्वाभाविक है कि आपके नाम पे वो अगले 5 सालों में 50,000 रुपया आपका खा जाएगा, तभी आपके जेब में 500 रुपया वो दे रहा है। तो हम जनता के पैसे से चुनाव लड़ेंगे, जनता से भीख मांग के चुनाव लड़ेंगे, जनता से चंदा करके चुनाव लड़ेंगे हम, और जनता के लिए काम करेंगे। ये क्षेत्र वैसे फॉरवर्ड मतलब का है, बाहुल्य क्षेत्र है। क्या लगता है यहाँ पे भी मतलब ये पैसे बांटना ये सब होता है? जातिगत हमारा है ही नहीं। हम युवा जो होता है उसका कोई जाति नहीं होता है। और हम युवा हैं। एक मिनट, हम युवा हैं, हमारी कोई जाति नहीं है। और हम किसी भी स्थिति और परिस्थिति में रहते हैं तो हमें जाति फैक्टर नहीं करता। और जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ जो युवा साथी हैं, उनको भी इस तरीके का नहीं है कि भाई वो रणधीर भैया वो हैं, वो जाति के हैं, हम इस जाति के हैं। तो हमारे लिए जाति फैक्टर नहीं करता है। हम युवा हैं, हम युवाओं के साथ हैं। और हम अपने गार्जियन, अभिभावक जो हमारे बुजुर्ग हैं, हम उनको भी यही बात कहते हैं कि बड़ देखा लिए दोसर के, आशीर्वाद दियो ए बेर जे अहाँ के घरक बेटा आवे। हमें कहने में क्या थोड़ा सा भी गुरेज नहीं होता कि मैं एक सामान्य परिवार का लड़का हूँ, मेरे पिताजी पान का दुकान चलाते थे, माँ आंगनवाड़ी में सहायिका है। मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ से कहने में हिचकिचाहट नहीं होती है। मैं एक सामान्य परिवार का लड़का हूँ और मैं आपके पैसे से चुनाव लड़ूंगा, मैं आपके लिए लड़ूंगा, आपके पैसे से लड़ा रहूँगा तो आपके लिए काम करूँगा। अगर मैं कहीं से स्पॉन्सर लेकर के 25 लाख 50 लाख रुपए लेके आऊँगा तो मैं उसके इशारे पे काम करूँगा। मैंने अपने चंदा में भी कह दिया है कि चंदा जो मुझे देते हैं, मैं उनको कहा है कि आप मुझे 10 रुपये से ले करके लास्टली आप मुझे 49,000 रुपये तक चंदा दे सकते हो, उससे ज़्यादा मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। नहीं तो आपके कहने अनुसार मुझे चलना पड़ेगा। चलिए, पैसा नहीं लेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि मधुबनी दरभंगा के मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जो इस विधानसभा के नहीं भी हैं, फिर भी वो आपके कहीं ना कहीं फ़ैन हैं। आपके जिस संगठन से आते हैं तो उसमें आपके फ़ैन बहुत हैं और वो लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। भले वो आपको वोट दें ना दें, लेकिन वो चाहे सोशल मीडिया से हो या फिर वो अपने क्षेत्र में चर्चा करते हैं आपके बारे में। और सबका निगाह जो है कहीं ना कहीं इस बेनीपट्टी विधानसभा में है और वो सबसे पहले रणधीर झा पे है। उन सभी दोस्तों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत आभार है व्यक्त करता हूँ, मैं तहे दिल से कर रहा हूँ। और मैं कहता हूँ कि चुनाव में मदद ये नहीं होता है कि आप वोट डाल के ही मदद करें। बहुत सारे प्रक्रिया हैं चुनाव में मदद करने का। आपका रिलेशन होगा यहाँ पे, आप उनसे बात कीजिए, आप उनको कन्विंस कीजिए। आप अगर वो भी नहीं होता है तो आप 1-2 दिन आइए, हमारे साथ कैंपेन कीजिए, हमारे साथ रहिए, देखिए हम कैसे काम करते हैं, उस चीज़ में भी आप आइए। उससे भी नहीं होता है तो अगर आप 10 रुपये मुझे दे सकते हैं तो आप मुझे 10 रुपये दे करके मदद कीजिए। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जो मदद किया जा सकता है। तो सोशल मीडिया पे भी करते हैं तो ठीक है, सोशल मीडिया पे भी कीजिए।
जिस तरीके से आप मुझे सहयोग कर रहे हैं, और ये फ़ैन नहीं है, ये स्नेह है, ये फ़ैन वैन नहीं होता भाई। फ़ैन वैन क्या होगा, मतलब कि हम तो अगर इतने बड़े वो चीज़ होते तो हम यहाँ बैठ के इंटरव्यू नहीं दे रहे होते, कहीं एसी रूम में आपको बुलाते और बोलते अब यहाँ पे इंटरव्यू लीजिए। वो देखा है मैंने, आपके विधानसभा के कुछ नेताओं का मैंने देखा है कि वो लोग सोफे पे बैठ के दे रहे हैं। नहीं नहीं, हम बेंच पे बैठ के देने ऐसे वाले नहीं। हैं, हम ज़मीन पे भी बैठ करके इंटरव्यू देते हैं। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि वीडियो को ख़त्म करें और लास्ट में मैं आप क्या अपने पब्लिक से या जो ऑडियंस हैं उनसे क्या अपील करना चाहते हैं वो कर अपील लें। मेरा सीधा और स्पष्ट है कि अब आपके पास बहुत सारे नेता आएंगे, बहुत सारे नेता आपको दिखेंगे, और वो दिखेंगे, वो आएंगे आपको वोट मांगने के लिए, आपको प्रलोभन दिया जाएगा, रैली वैली माध्यम से निकाल करके वो दिखाएगा कि हमारे पास कितने लोग हैं जो 100 रुपये 200 रुपये का तेल भरवा के या अन्य अन्य चीज़ करके जो है आप लोगों को प्रलोभन देने की कोशिश करेंगे, या पार्टी के नाम पे आपको बरगलाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लगता है कि मेरा एजेंडा, मेरा मुद्दा सही है, तो आप आइए, एक युवा के साथ आइए। आपने अभी तक बहुत सारे लोगों को देखा है, लेकिन वो आपके बेटे के रोज़गार के लिए बात नहीं किया। अभी तक कोई भी आकर के आपके बच्चों के शिक्षा के ऊपर बात नहीं किया, आपके स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर के मुद्दा पे बात नहीं किया। अभी भी लोग पुराने राजनीतिक ढर्रे पे चले हुए हैं। अभी भी उस चीज़ से हमें निकलना है, उस चीज़ को हमें आगे लेकर के आना है, और हम एक विकल्प देंगे, मजबूत विकल्प देंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम तीर मार देंगे, 5 साल में आएंगे तो पूरा बेनीपट्टी ये हो जाएगा, लेकिन एक आदर्श बेनीपट्टी विधानसभा जरूर हम बनाएंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।